हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में, और इसी को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, और लाइक का बटन तुरंत आप लोग दबा दें, ठीक है। और अगर समझ में आता है तो कमेंट करें, और अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत है तो प्लीज़ आप उस टॉपिक का नाम लिख करके भेजें, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से जितना ज़्यादा हम सॉल्व करते हैं, हमारी स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा, जो हमारी तैयारी है उतनी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। और कंसिस्टेंसी और रिवीजन, यही दो मंत्र हैं आपकी सक्सेस के। नेक्स्ट है आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है। कौन सा है जो उत्तम योजना का गुण नहीं है। उसे निरंतर बना रहना चाहिए, प्रारंभ में स्थायी रहना चाहिए और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। इसमें विभिन्न स्तर अंतर संबंधित हैं, प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए। तो ये जो है हमारा, इसमें क्या है, प्रारंभ में स्थायी रहना चाहिए और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है। कौन सा तो गुण तो ये भी है, निरंतर बना रहना चाहिए, इसके विभिन्न अंतर संबंधित होना चाहिए, प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए। तो ये तो सारे इसके गुण हो गए। और कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है, प्रारंभ में स्थायी रहना चाहिए और बाद में बदलना नहीं चाहिए। तो ये क्या है, ये आपका जो ये प्रारंभ में स्थायी और बाद में बदला जाएगा, तो यही क्या है, ये इसका गुण नहीं है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम में पोषण की भूमिका क्या है। तो व्यायाम में पोषण की भूमिका क्या है। व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण। अब एक बड़ी समस्या नहीं है, उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। तो व्यायाम में पोषक तत्वों की क्या भूमिका होती है कि इसमें व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। व्यायाम में पोषण की भूमिका व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव में पाया गया है। ऐसी शारीरिक क्रियाएं एवं गतिविधियां जो मनुष्य के समस्त अंगों में पूर्ण और संतुलित विकास में सहायक होती हैं, व्यायाम कहलाती हैं। व्यायाम के अंतर्गत शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न प्रकार की गति करना पड़ता है। इसके विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, सुबह शाम का घूमना, भागना दौड़ना, योगाभ्यास अथवा कोई खेल खेलना, ठीक है। तो व्यायाम के बाद वापसी पर पूरा प्रभाव पाया गया है। तो इसका मतलब, अगर जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जो भी हम अपना जो मतलब अपनी बॉडी को हम क्या वापस उसी स्थिति में लेकर के आते हैं, फिर से क्या करते हैं, अपनी बॉडी को रिचार्ज करने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अलग इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है। 13.3 ग्राम, 16.9 ग्राम, 13.9 ग्राम और 3.6 ग्राम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होता है 13.3 ग्राम। कितना होता है, 13.3 ग्राम होता है। अंडा प्राणिज भोज्य पदार्थ, एक अंडे का वजन 40 से 50 ग्राम होता है, इसमें 30% अंडे की जर्दी, 58% अंडे की सफ़ेदी तथा 12% अंडे का बाह्य आवरण होता है। प्रोटीन संपूर्ण अंडे में 12 से 14% होता है। अंडे में प्रोटीन की मात्रा भी पूछी गई है एग्जाम में। तो यह कितना, 12 से 14% होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में 10 से 12% प्रोटीन होता है। इसका मुख्य प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है, जो कि अंडे की प्रोटीन निम्नानुसार है। कौन कौन सी होता है, जो ओवल एल्ब्यूमिन है या सफ़ेद भाग है, ठीक है। फिर आवलैग्यूमिन है, ओवम्यूसिन है, एविडिन है और एबुम्यूकाइड है। ये कौन सी है, अंडे की प्रोटीन भी आपको बताएगी। कौन कौन सी, 5 है, ओवल एल्ब्यूमिन, दूसरी कौन सी है, आवलैग्यूमिन, और तीसरी है आवोम्यूसिन, चौथी है एविडिन और पांचवी है एबोम्यूकाइड, ठीक है। तो इस प्रकार की 5 प्रोटीन मुख्य रूप से अंडे में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कौन से रसायन फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं। मतलब जिस आर्टिफिशियल जो फलों को हम पकाते हैं, पेड़ में ना पक करके कच्चा उसको तोड़ करके इकट्ठा कर लेते हैं, तो कौन कौन से रसायन होते हैं जो कि इसमें उपयुक्त होते हैं। यहाँ पर देखिए कूट भी दिया हुआ है आपका, एंथ्रोफोन है, बेंजीन है, मेथनॉल है, कैल्शियम कार्बाइड है। तो ये इसमें कौन कौन से रसायन हैं जो कि फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये एंथ्रोफोन है, और कौन सा है, ये कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड का नाम तो आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा, केले को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है, एंथ्रोफोन, ठीक है। तो पहला और चौथा हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा
साथ ही साथ मैंने नेट की भी क्लास स्टार्ट कर दी है, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए मिल सकते हैं, और जो बच्चे नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर निम्नलिखित रक्षात्मक खाद्य कहा जा सकता है। तो ये जो है कि कौन से ऐसे हैं जिनको कि रक्षात्मक हम कहते हैं। जैसे कि हमारे जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? एक शरीर निर्माणक होते हैं, फिर एक ऊर्जा उत्पादक होते हैं, और तीसरा कौन सा होता है जो कि सुरक्षात्मक होता है, जो कि हमें क्या सुरक्षा हमारे शरीर को। तो शरीर निर्माणक में हमारा प्रोटीन आ जाता है मेनली, और ऊर्जा उत्पादक में कौन सा? फैट आता है और कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, और जो आपका सुरक्षात्मक है उसमें विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो ये इसने पूछा कि रक्षात्मक खाद्य किसको कहा जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, चावल, मंडुआ। तो यहाँ पर जो हरी पत्तेदार सब्जियां, जो वेजिटेबल्स हम जानते हैं कि किसका? लोडेड ऑफ विटामिन, ठीक है, विटामिन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो यहाँ पर ये जो है हरी पत्तेदार सब्जियां रक्षात्मक खाद्य पदार्थ कही जाती हैं। ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करते हैं, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण से युक्त आहार शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने के लिए इनका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। तो विटामिन और खनिज लवण तो बहुत ही ज्यादा इसके लिए सुरक्षात्मक में आवश्यक है। अच्छा, जो प्रोटीन है वो हमारा ऊर्जा उत्पादक में भी चला जाता है। शरीर निर्माणक तो मेनली है, लेकिन ऊर्जा उत्पादक में भी जब यहाँ पर इसकी कमी होती है तो ये क्या? ऊर्जा का भी उत्पादन करने लगता है और शरीर को थोड़ी रक्षा भी प्रदान करता है, ठीक है। लेकिन प्रोटीन जो है वो मेनली क्या है? वो आपके शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ के रूप में जाना जाता है, और जो हमारा विटामिन है, विटामिन और मिनरल क्या है? सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के रूप में जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है? वसा, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोज। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी प्रोटीन मैंने बताया कि आपको क्या? शरीर में ऊर्जा जब इनकी क्या होती है? कमी होती है, इनकी जगह पर यह स्थान ले सकता है प्रोटीन, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं, वो तो दूसरे प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। लेकिन फिर भी प्रोटीन क्या करता है? ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। 1 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊर्जा देता है? 4.3। 1 ग्राम वसा कितनी ऊर्जा देता है? 9। और कार्बोज कितनी ऊर्जा देता है? 4 किलो कैलोरी, ठीक। तो ये हो गया। और विटामिन जो है यह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान तो नहीं करता, लेकिन क्या है? यह बहुत ही सक्रिय कार्बनिक तत्व है जो शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। यद्यपि शरीर में इनकी अत्यंत अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है। विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन अन्य ईंधन पदार्थों के संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। मानव शरीर द्वारा विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, अतः खाद्य पदार्थों के रूप में इनकी पूर्ति अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित वसा में कौन से अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला से समृद्ध है? मतलब जो शॉर्ट फैटी एसिड है, शॉर्ट चेन, और क्या जो हमारे लॉन्ग मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं, वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। तो ये कौन सा है? मक्खन है, मूंगफली का तेल है, बादाम तेल है, या कृत्रिम मक्खन है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा बटर है। यह क्या है? वसा में से अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में संबद्ध है। मतलब वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड और ये हमारा लॉन्ग फैटी एसिड की श्रृंखला से संबद्ध कौन है? मक्खन। और मक्खन की जो स्मेल है उसमें कौन सा वो पाया जाता है? ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। तो विटामिन ए ये मक्खन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है हमारा, क्वाशियार्कर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की, कैलोरी की। प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो क्वाशियार्कर है वह किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। मेनली वो प्रोटीन की कमी से होती है। अगर हम मेरेस्मस की बात करें तो वो क्या है? ऊर्जा मतलब कैलोरी प्लस प्रोटीन दोनों की डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो जो क्वाशियार्कर है वह किसकी कमी से होता है? मेनली वह प्रोटीन की कमी से होता है। केवल प्रोटीन की कमी के कारण
बच्चों में क्वाशियार्कर नामक रोग हो जाता है। इस रोग की शुरुआत बच्चे में दूध पिलाने की अवस्था से ही प्रारंभ होती है। इस रोग के विभिन्न लक्षण देखे जा सकते हैं। इस बीमारी के कारण बच्चों में भूख की कमी होने लगती है, पूरे शरीर पर सूजन आती है, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बालों एवं चेहरों की स्वाभाविक चमक घटने लगती है तथा बच्चों के शरीर में आवश्यक विटामिन की कमी होने लगती है तथा यकृत बढ़ जाता है और पेट निकला हुआ रहता है। और मून फेस भी इसका एक उदाहरण है, मतलब चेहरा गोल, पेट बड़ा सा हो जाता है इसका। ठीक, तो ये मेनली किसकी, प्रोटीन की कमी से होती है। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल के द्वारा संश्लेषित किया जाता है? कौन सा अमीनो एसिड पूछ रहा है कि किस जो अमीनो एसिड, ये सभी अमीनो एसिड्स के नाम है, तो ये किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है डोपामाइन जो है? तो डोपामाइन क्या है, यह मिथियोनाइन अमीनो अम्ल के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो मिथियोनाइन के द्वारा ये क्या है, बनाया जाता है, हिस्टिडीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब ये हमारा ये मिथियोनिन जो है यह डोपामाइन का संश्लेषण उसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न किम में बहुआयत। अच्छा, सैपोनिन पाया किस में जाता है? तो यह किस में पाया जाता है? सूक्ष्म जीव में, कवक में, पादप प्रजातियों में, उक्त में से कोई नहीं। तो जो ये है सैपोनिन जो है वह किस में पाया जाता है? पादप प्रजातियों में यह पाया जाता है। ठीक है, तो यह रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न पादप प्रजातियों में बहुतायत पाया जाता है। सैपोनिन्स जैव समाज के यौगिकों का एक वर्ग है जो पौधे के साम्राज्य में विशेष रूप से बहुतायत पाए जाते हैं। विशेष रूप से वे स्वाभाविक रूप से साबुन जैसे कोमिंग द्वारा वर्णित क्या है, ये ग्लाइकोसाइड होते हैं और नतीजतन वे जलीय घोल में हिलाए जाने पर क्या बनाते हैं? फोम बनाते हैं। ठीक है, तो जो झाग आपको देखने को मिलता है वो क्या, सैपोनिन के कारण होता है। और यह किसमें पाया जाता है? पादप प्रजातियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई वजन के अनुपात सही है या नहीं। तो ये जो है हमारा बीएमआई जो है वह क्या दर्शाता है? बीएमआई दर्शाता है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वह यह दर्शाता है कि व्यक्ति की लंबाई के अनुसार उसका वजन है कि नहीं। अगर किसी व्यक्ति की लंबाई 5 फुट है तो उसका वजन 45 से लेकर के 48 केजी के बीच में होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है यह हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, आधारीय चयापचय, वो ये किसके कम होता है या ज़्यादा होता है? कम होता है, एक समान होता है, अधिक होता है, कोई नहीं। तो पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले जो बीएमआर है वह क्या होता है? अधिक होता है। पुरुष का बीएमआर स्त्रियों के मुकाबले अधिक होता है क्योंकि जो बॉडी मास है वो क्या है, अगर उसमें फैट की जितनी ज़्यादा, मसल मास जितना ज़्यादा रहेगा बीएमआर उतना ज़्यादा होगा। अगर उसमें फैट रहेगा तो उसका क्या होगा, बीएमआर कम हो जाता है। वसीय ऊतकों की क्रियाशीलता कम होती है अतः बीएमआर कम हो जाता है। तो पुरुषों के शरीर में क्रियाशील मांसपेशियां जो है वो अधिक होती हैं, जबकि स्त्रियों के शरीर में वसीय ऊतकों की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए पुरुषों का बीएमआर स्त्रियों के बीएमआर से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इस प्रश्न में करेक्ट हो जाता है कि पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर कैसा, अधिक होता है। पुरुष का बीएमआर महिलाओं से अधिक होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो मसल मास है पुरुषों में, क्रियाशील जो मांसपेशियां हैं वह अधिक होती हैं, इसीलिए बीएमआर अधिक होता है। स्त्रियों में वसीय मांसपेशियां होती हैं जिसकी क्या होती है, उसकी क्रियाशीलता कम होती है, इसीलिए महिलाओं का बीएमआर पुरुषों की अपेक्षा कम होता है, पुरुषों का स्त्रियों से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला है, शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। अधिक पोषण, न्यून पोषण, कुपोषण या बीमारी। तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कौन क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। अगर कमी भी है, अधिकता भी है, कल मैंने आपसे बताया था ना, अल्पतम पोषण और अति पोषण ना, इस तरह से बताया था, तो वो क्या है, ये कुपोषण की स्थिति ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो होता है वह करेक्ट हो जाता है।
है। कुपोषण पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक से अधिक तत्वों की कमी से रोगग्रस्त होता जाता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी होने से अल्प पोषण तथा अधिकता होने से अति पोषण हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्नों को विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत सहायता मिलेगी। सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची 2 में समृद्ध पोषक तत्वों से मिलाइए। ठीक है, क्या है? पपीता है तो पपीते में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। संतरे में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। खजूर में क्या? कैल्शियम। और रागी में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो इस प्रकार से इस कूट को हम देखेंगे। यह सवाल कई परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा गया है, नेट में भी यह प्रश्न पूछा गया है और आपके पीजीटी में भी यह प्रश्न आया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो पपीते में विटामिन ए का चौथा हो जाएगा। तो ए का चौथा हमारे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। बी का तीसरा मतलब संतरे में विटामिन सी हो गया, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड से कहेंगे। खजूर की बात करें, खजूर में किससे वो होता है? खजूर लोडेड विथ, जो हमारा ये खजूर है, खजूर लोडेड विथ ये हमारे आयरन से। ठीक है, और रागी जो है गरीबों का दूध क्या है? कैल्शियम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडे, दाल और भूरा चावल, उक्त सभी। तो हम देखेंगे कि कौन सा संयोजन पूछ रहा है। ठीक है, संयोजन अच्छी गुणवत्ता का, तो दाल में कुछ और पाए जाए, जो दाल में पाए जाएंगे वो चावल में नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा? अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन बनेगा। तो दालें और भूरा चावल, ऑप्शन नंबर सी बीन्स एंड ब्राउन राइस, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम प्रभावी किया, या कब प्रभावी किया गया? ठीक, तो यह जो है ये है आपका भारत ने केंद्रीय प्रदूषण अधिनियम, प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, ये पूछ रहा है कि जल प्रदूषण की बात कर रहा है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब प्रभावी किया गया? तो भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक संवैधानिक संगठन के रूप में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया। तो 1974 में हुआ। ठीक, और इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, अगर वायु प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, तो यह 1981 में किया गया। अगर हम 1986 की बात करें तो वहाँ पे क्या हो गया था? प्रदूषण निवारण की बात हुई थी। तो 1981 में वायु हो गया, और उसमें जो है जल की बात करें तो 1974 में हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। 2000 प्रश्नों की श्रृंखला लगातार आपकी चलती रहेगी, और पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें। ओके, बाय।